प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आज हम लोग मैथ का कुल 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने जैसा लग रहा है इम्पोर्टेंट, वो सारा क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ करके और उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कोई भी विद्यार्थी का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, चाहे बुक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे। और हर एक क्वेश्चन को इतने सटीक तरीके से बता रहे हैं ताकि हर बच्चे को समझ में आसानी से आ जाए। तो इस 40 क्वेश्चन का सेट को आज सॉल्व करेंगे हम लोग। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद भी और भी प्रैक्टिस सेट हम देते रहेंगे जब तक कि परीक्षा नहीं आ जाएगा, ताकि तैयारी अच्छे से हो जाए। कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछे तो आसानी से बन जाए। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अपरिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी एक परिमेय संख्या मान लेते हैं कि हम अगर एक ले लिए, और एक अपरिमेय संख्या जैसे 1/, अगर हम √2 ले लिए, तो इसका अंतर जो है वो हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर जब निकालेंगे तब वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय। आगे है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक हैं। एक द्विघात बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम, x² + 1/6x - 2। इसका शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर हम पहले शून्य कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे, वही इसका शून्यक हो जाएगा। तो ये 6 जो यहाँ दिया हुआ है उसको हम एलसीएम ले करके और भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x², यहाँ है नीचे में 6 है, तो ये हो जाएगा 6x²। फिर यहाँ 6 है, ऊपर में x है, तो ये हो जाएगा सिर्फ +x। ये -2 का हो जाएगा, -2 को जो 6 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे 12 = 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 6 0 से गुना हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बच जाएगा 6x² + x - 12 बराबर ये हो जाएगा 0। अब इसी को सॉल्व करके हमको x का मान निकाल देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ माइनस में है 12 और यहाँ 6 है, दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा -72। तो बीच वाला पद को हमको तोड़ना होगा, x को ऐसा तोड़ना होगा ताकि दोनों को गुना करने से आ जाना चाहिए मेरा -72। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 6x²। यहाँ 72 लाने के लिए हम लिखते हैं, प्लस में ले लेते हैं यहाँ 9x और माइनस में 8x। तो 9x में से एक x घटेगा तो एक x बच जाएगा, और अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा -72 x²। यहाँ -12 का -12 बराबर 0। अब यहाँ 6x², यहाँ पे 9x है, इसमें से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। 3x कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 3। फिर यहाँ से हम ले लेंगे माइनस में 4 का अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0।
अब इससे 2x माइनस 3 यहाँ प्लस आ जाएगा। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों जगह हो गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और एक हो जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। तो दोनों को एक एक करके हम जीरो से तुलना करेंगे। थोड़ा इसको अब मिटा देते हैं इधर। अब इतना बराबर हो गया जीरो, तो इसका जीरो हो गया ये। इसमें से अब अगर हम 2x प्लस 3 को जब जीरो लेंगे, 2x प्लस 3 बराबर जीरो, तो इससे x का एक मान मेरा निकल जाएगा -3/2। ये प्लस में 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, उसके बाद ये 2 यहाँ पे गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, तो एक मान हो गया -3/2। दूसरा 3x माइनस 4 को हम जब जीरो लेंगे, 3x माइनस 4 बराबर जीरो, तो इससे x बराबर आ जाएगा 4/3। ये माइनस में इधर जाके +3 हो जाएगा, -4 है सो +4 हो जाएगा, और ये 3 गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में, तो x का दूसरा मान आ गया 4/3। तो इसका हो गया सॉल्यूशन, एक -3/2 और एक 4/3। ये b में दिया हुआ है, तो इसका शून्यक हो जाएगा, बी का आंसर सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है एक बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दिया है, इसका शून्यक निकालना बोल रहा है, x² - 3। तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसको भी हम बराबर जीरो करके निकाल देंगे। इसका भी x² - 3 बराबर जीरो करेंगे, तो इससे x² बराबर हो जाएगा 3 जो है माइनस में इधर जाके हो जाएगा प्लस में 3। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर ±√3। तो इसका शून्यक हो गया यही, x बराबर ±√3 हो जाएगा इसका शून्यक। तो दूसरा, इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे हम अगर दिया हुआ है x² - 3, इसका शून्यक निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² - 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अब a² - b² के रूप में। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो ये प्लस b, ए के जगह पे यहाँ x है और b के जगह पे है √3, तो हो जाएगा x + √3 और एक हो जाएगा a - b, तो x - √3। अब इसका जब शून्यक निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए या तो इसको एक बार जीरो लेंगे या तो फिर एक बार इसको जीरो लेंगे। जब x + √3 बराबर जीरो लेंगे, इतने बराबर जीरो, तो इससे हो जाएगा x बराबर -√3, और जब x - 3 इसको जब जीरो करेंगे, x - √3 बराबर जब जीरो करेंगे, तो इससे हो जाएगा x बराबर प्लस में √3। तो इससे भी मेरा आ जाएगा आंसर। तो जिस विधि से अच्छा लगे उस विधि से बना सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन है, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। जो समीकरण युग्म या संगत होता है उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। तो हम जानते हैं असंगत समीकरण जो होता है वो उसको असंगत कहते हैं जिसका कोई हल नहीं निकलता है। कोई हल अगर नहीं निकलेगा तो वही कहलाएगा असंगत। अगर हल निकल जाता है तो वो कहलाता है संगत। तो यह संगत होगा जिसका कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल किसका नहीं होता है, पहला दिया है वो प्रतिच्छेदी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करता है तो उसका एक हल होता है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही बिंदु उसका हल होता है। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो उसका एक हल हो जाएगा, और अगर हल हो जाएगा तब वो संगत हो जाएगा। और यहाँ पे हमको असंगत का बताना है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा दिया है समांतर रेखाएं। जब दो रेखाएं अगर समांतर होगा तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेगा, और जब नहीं टच होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
इसका मतलब कोई हल नहीं होगा किसका, जब रेखाएं समांतर होगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। समपाती में क्या है कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी जाता है, तो इसमें अनेक हल हो जाता है इसका। तो हल चाहे एक हो चाहे अनेक हल हो, जिसका हल हो जाता है वो हो जाता है संगत। तो ये दोनों हो जाएगा संगत, ये भी संगत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा संगत। यहाँ यह संगत समीकरण युग्म होगा यही जब दोनों रेखाएं अगर समांतर हो जाता है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो वही कहलाएगा असंगत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनें। अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, दो हल होगा। सब बराबर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो हम जानते हैं अगर सब बराबर हो जाता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, जब ये सब बराबर हो जाता है तो इसका हो जाता है अनेक हल, ये होता है अनेक हल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, वो होता है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, तब इसका हो जाता है अद्वितीय हल। और एक तीसरा अनेक हल वाला है। अनेक हल तो ये हो गया सब बराबर हो जाएगा तो अनेक हल हो जाएगा। कोई हल नहीं होने के लिए है कंडीशन कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये दोनों बराबर होगा लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको निकालना था कि दिया है कि सब बराबर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बटे, सब बराबर है तो क्या होगा, तो अनेक हल हो जाएगा। आगे है दिया हुआ दो चरों x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। दो चर है x और y, दो चर में एक रैखिक समीकरण दिया हुआ। रैखिक समीकरण कहते हैं जिस समीकरण का में चर का अधिकतम घात एक रहता है, तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये इस रैखिक समीकरण में इसका कितना हल संभव है ये पूछ रहा है। तो इसको हम जो समीकरण दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इससे हम अगर x का मान पहले निकालना चाहें या तो फिर y का निकालें, तो ये by का by रहने दिए, c को इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, ax को भी इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में ax। अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा माइनस c माइनस ax बाय b। अब यहाँ पे हम x का मान अगर कुछ भी रखें, अगर x बराबर हम रखें 0, तो y बराबर आ जाएगा, ये 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस c बट्टे b, माइनस c बट्टे b। अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस c माइनस ये बट्टे b। फिर x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो ऐसे ही y का मान कुछ आएगा। इस तरह से x का जितना भी मान हम रखते जाएंगे y का कुछ मान आते रहेगा, तो इसका मतलब है कि इसका अधिकतम अनगिनत हल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर में दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्या ऐसा हमको ज्ञात करना है जो कि दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, और अगर दोनों को गुना कर दें तो हो जाएगा 182। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि एक संख्या मेरा है x,
अगर हम एक संख्या x मान लिए तो यहाँ दिया है कि दोनों का योग 27 हो, तो दूसरी संख्या जो है वो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि 27 दो संख्या को जोड़ने से 27 होता है। अब उसमें से अगर एक संख्या मेरा x हो गया तो दूसरा संख्या जो है वो 27 में से x को घटा देंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा दूसरा संख्या। तो एक संख्या हम मान लिए x, तो दूसरी संख्या हो गया 27 माइनस एक्स। अब आगे बोल रहा है कि इसका गुणनफल 182 है, यानी कि जो दोनों संख्या मेरा है x और 27 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल है वो दिया है कि 182 है। तो इसको हमको हल करके और x का मान निकालना है। तो ये x को पहले 27 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x। ये x को जब माइनस एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और ये 182 इधर प्लस में इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 182 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं और माइनस इस सभी से हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, वो जब कॉमन ले लेंगे वो बाहर कर देंगे एक माइनस को, तो ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। ये हो गया प्लस में। अब ये प्लस में जो है वो हो जाएगा माइनस में 27x, और ये माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में 182 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण हो गया ये मेरा। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके इसी से हम x का मान निकालेंगे। तो इसको हल करने के लिए जो माइनस 27x है बीच में, इसको दो भाग में बांटेंगे ताकि दोनों को गुना करने से आना चाहिए 182। तो इसको दो भाग क्या क्या होगा ये जानने के लिए हम 182 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 182 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको पहले 2 से अगर हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 दूना 18, फिर 1 हो जाएगा। आगे इसको 7 से हम लेंगे तो हो जाएगा 13 से 7 91। अब आगे 2 गुने 7 गुने 13। अब ये दोनों को गुना करेंगे अगर तो हो जाएगा 14, और ये हो गया मेरा 13। तो यही मेरा दो पार्ट हो जाएगा 27 का, एक 14 और एक 13। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में है, दोनों मिला माइनस में इधर हो जाएगा, एक ले लिए 14x और एक माइनस में ले लिए हम 13x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस में 14 है और यहाँ माइनस में 13, दोनों को जब जोड़ देंगे तो माइनस में 27 हो जाएगा, वही हमको आना भी चाहिए। और ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 14 और 13 को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो प्लस में होना चाहिए 182। तो ये मेरा यहाँ हो गया। अब कॉमन हम लेंगे, जो कॉमन आएगा ये दोनों से और ये दोनों से जो कॉमन आएगा उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ ये दोनों से x मेरा कॉमन आएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो यहाँ एक x बचा हुआ रह जाएगा, काहे कि एक्स स्क्वायर था तो एक x रह गया, यहाँ पे हो जाएगा -14। अब इसमें से फिर हम माइनस यहाँ पे 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x -14 बराबर 0। इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पे x -14, यहाँ भी है x -14, तो उसको हम ले लिए ये x -14 और ये हो गया x -13, दूसरा हो गया x -13 बराबर 0। अब ये 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना होगा, ये 0 होना होगा। जब x -14 बराबर 0 लेंगे तो उससे हो जाएगा x बराबर 14, और जब x -13 बराबर 0 करेंगे तो हो जाएगा ये x बराबर ये -13 उधर जाके हो जाएगा प्लस में 13। तो ये x का यही जो दोनों मान आया 13 और 14, यही दो संख्या हो जाएगा
जो कि दोनों का योग 27 होगा। दोनों को जोड़ने से 27 होता है और दोनों को गुना भी करेंगे तो हो जाएगा 182। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन में दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कोई भी दो परिमेय संख्या अगर है तो उसके बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो इसका हो जाएगा आंसर अनंत। इसलिए कि अगर एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक हम ले लिए, दूसरा परिमेय संख्या ले लिए 2, तो 1 और 2 जो परिमेय संख्या है इसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या जब निकालना रहता है हमको, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2/2, तो ये हो गया 3/2। अब अगला परिमेय संख्या निकालना रहेगा तो एक ले लेंगे और एक 3/2, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। फिर जो आएगा उसको ये ले लेंगे और एक को ले लेंगे, वो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। इस तरह से 1 और 2 के बीच हम अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो इसका हो जाएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। आगे दिया है एपी दिया है 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं। एक एपी दिया है, इसमें कुल कितना पद है ये हमको निकालना है। शुरू से दे दिए 7, 13, 19 डॉट 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 करके, अंतिम में दे दिया है 205। तो कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या कितना है, मतलब कि n निकालना है हमको यहाँ पे। तो एपी में दिया हुआ प्रथम पद जो है वो है मेरा 7। सार अंतर जिसको डी कहते हैं वो हो जाता है दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 - A1। तो ये दिया हुआ है 13 - 7, ये हो गया 6। और अंतिम पद जो है वो है nवां पद होता है। तो nवां पद को an से सूचित करते हैं, तो an बराबर दिया है 205। तो हमको यहाँ निकालना है n बराबर क्या होगा। n ही होता है कुल पदों की संख्या। तो n हमको निकालना है। तो n निकालने के लिए an जब मेरा दिया हुआ है तो हम an का ही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे an बराबर यहाँ दिया है 205, तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। अब an का मान मेरा दे दिया है। an में यहाँ पे ये के जगह पे हो जाएगा, प्रथम पद 7 है तो an दिया है 205, तो ये हो गया 205 बराबर प्रथम पद है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 + n हमको निकालना है, तो n - 1 × d। d में आया है मेरा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अभी 7 प्लस में है, जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 205 - 7 बराबर इधर हो जाएगा n - 1 × d जो 6 था, सो यहाँ पे d मेरा 6 हो गया। आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये 205 में से 7 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 198 बराबर इस n - 1 × 6 का n - 1 हो गया। ये 6 यहाँ पे जो गुना में है, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा में। अब ये 198 को 6 से भागा देंगे तो इसका हो जाएगा 6 तिया 18, 3 बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 6 तिया 18, यानी 33 बराबर हो गया n - 1। तो n बराबर हो जाएगा, ये -1 है वो 33 में जाके जुट जाएगा, तो हो जाएगा n बराबर 34। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या जितना भी होगा उसका योग कितना होगा। तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच के विषम संख्या को हम लिख लेते हैं। विषम संख्या हो जाएगा 0 50 के बीच में 1, 3, 5, 7, 9, 11,
ऐसे करके 50 तक में से अंतिम विषम संख्या हो जाएगा 49। विषम संख्या कहते हैं जो 2 से भागा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अंतिम में 50 है, वो 2 से भाग लग जाता है तो वो विषम नहीं होगा, अंतिम विषम संख्या होगा 49। तो ये इसी का योग हमको निकालना है कि यानी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 इस तरह से सब 49 अंतिम पद है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद जो है वो मेरा दिया हुआ है 1, पहला पद हो गया 1। इसका d जब निकालेंगे सारवंतर तो होता है a2 - a1। तो a2 है दूसरा पद 3 है, उसमें से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो ये आ गया मेरा 2 हो गया सारवंतर। और अंतिम पद जो है 49 वो हो जाता है nवां पद, जिसको an से सूचित करते हैं। तो an बराबर दिया है 49। तो यहाँ पे हमको सबसे निकालना है SN सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग। तो SN निकालना है हमको, तो SN में हमको n का ज़रूरत पड़ता है। SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। इसका फॉर्मूला को थोड़ा अच्छा से यहाँ पे लिख देते हैं। SN बराबर n/2 2a + n-1 ब्रैकेट में d। अब यहाँ पे n तो हमको पता नहीं है, तो n निकालने के लिए जो an दिया हुआ है उसी को पहले हल करके इससे हम n निकाल लेंगे। an मेरा 49 दिया हुआ है, तो इसको हल करेंगे हम, हो जाएगा an का फॉर्मूला होता है a + n-1 ब्रैकेट में d। ये होता है an का फॉर्मूला, और ये an बराबर दिया है 49, तो ये हो जाएगा 49 के बराबर। अब a का मान दिया है 1, तो a के जगह पे हम रख देंगे 1 प्लस n का तो मान निकालना ही है हमको, और d है मेरा आया हुआ 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, बराबर हो जाएगा ये 49। अब ये 1 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा n-1, और इधर 49 में से जब ये 1 घटेगा तो इधर हो जाएगा 48, और ये 2 जो गुना में इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये भागा में। तो n-1 बराबर हो जाएगा 48 को 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 24। तो ये हो गया 24। अब ये n के साथ यहाँ 1 है माइनस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो ये n बराबर हो जाएगा 25। n का मान मेरा निकल गया 25। अब हमको SN निकालना है, सम निकालना है n पदों का सम। तो SN बराबर फार्मूला जो लिखे हैं उस फार्मूला में अब हम सबका मान बैठा देंगे। यहाँ तक का इसको डिलीट करते हैं। और इसको अब हम n बराबर 25 से आया तो SN बराबर हो जाएगा SN बराबर हो जाएगा 25/2, 2 इंटू ये का मान 1 है तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n का मान 25 आया है तो 25 - 1 इंटू d का मान है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब ये 25/2 का 25/2 हो गया। ये 2 को 1 से गुना करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, और 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 48। तो 48 + 2 मिल के हो जाएगा ये दोनों 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अभी 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, आ गया 25 × 25, तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 625। तो वही हो जाएगा इसका आंसर 625। आगे दिया है
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया है 4:9, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। यहाँ पे सोच समझ के थोड़ा टिक करना है इसका आंसर को। यहाँ पे 4 है और यहाँ 9 है, तो तुरंत इसको नहीं कर देना है कि ये 2:3 कर दें, या तो फिर 4 का 16 और 9 का 81। अब ये कन्फ्यूजन वाला यहाँ पे आ जा रहा है कि ये दोनों में से कौन होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक रहता तब तो तुरंत सबको मार देगा ऑप्शन कि 4 है तो यहाँ 2, ये 9 है तो 3, या तो फिर 4 है तो 16, 9 है तो 21। लेकिन जब दोनों दे दिया तो अब यहाँ पे सोच समझ के मारना होगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ देखना होगा कि जो दिया है वो क्या निकालना क्या है। तो यहाँ दिया है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं हैं। भुजा का अनुपात दिया हुआ और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कोई भी दो समरूप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा इसका वर्ग का अनुपात। तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81, तो ये हो जाएगा 16:81। यहाँ पे 4 और 9 है अनुपात में दिया हुआ, तो इसको 2 और 3 नहीं लगा देना है फर्स्ट ऑप्शन देख करके। कोई भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन सबसे पहले सारा ऑप्शन को देख लेना है तभी टिक लगाना है। यहाँ पे दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तब भुजा का अनुपात दिया है 4:9, तो ये हो जाएगा 4:9 यानी 4/9 ये है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16:81। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होगा सही। आगे है यदि बिंदु ये इसका निर्देशांक 6, 1 है, बी 8, 2 है, सी का 9, 4 और डी इसका निर्देशांक है पी और 3। ये 4 बिंदु जो है वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान क्या होगा, ये निकालना है। ये चारों बिंदु जो दिया है वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है ये, तो इसका निकालना है हमको पी का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज जो है वो इस तरह का हो गया ये समांतर चतुर्भुज। अब सभी बिंदु को लेना है क्रम में। पहले जैसे ये बिंदु हो गया, ये हो गया बी, ये सी, एक डी। ए का निर्देशांक हो गया 6, 1। बी का निर्देशांक है 8 और 2, 8, 2 हो गया। सी का है 9, 4, 9 और 4। डी का निर्देशांक है पी और 3। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये समान निकालना है हमको शीर्ष इसी क्रम में, तो पी का मान निकालना है। ये पी जो है इसका मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसका विकर्ण जो है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को लंब पर काटता है और एकदम बीचों बीच में बराबर भाग में बांट देता है। जैसे ये विकर्ण जो है और ये विकर्ण दोनों एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेगा। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा और ये भाग बराबर होगा और ये भाग और ये भाग बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम पहले AC विकर्ण को लें तो AC भी इसका नाम यहाँ पे हम दे देते हैं अगर P। तो विकर्ण AC जो है उसका मध्य बिंदु हो जाएगा P। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक P का जो निर्देशांक होगा X का और Y का,
वो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो हम अगर पहले अगर ये इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो ये x का मान p का x का निर्देशांक हो जाएगा इसका x1 प्लस x2 बटे 2। तो p का x का निर्देशांक हो जाएगा, वो x1 है 6 और यहाँ पे है x2 9, तो 6 प्लस 9 बटे 2 यानी कि 15 बटे 2। अब हमको ये p का मान निकालना है, तो p है वो इस d का x निर्देशांक है, तो हम सिर्फ x निर्देशांक को ही निकालते हैं p का। यहाँ पर भी y निर्देशांक का हमको ज़रूरत नहीं है। तो जब AC को हम विकर्ण AC को लिए तो उससे हम p का जो x निर्देशांक है वो निकाल लिए x1 प्लस x2 बटे 2, उसे कर लिए 9 प्लस 6 बटे 2 15 बटे 2 हो गया। अब जब हम BD विकर्ण को लेंगे, तो BD विकर्ण जब हम लेंगे तब उसमें p का जो है वो x निर्देशांक जब निकालना रहेगा हमको, तब उसके लिए हो जाएगा x1 y1 ये और x2 y2 ये हो जाएगा। तो सिर्फ x निर्देशांक निकाल रहे हैं पहले हम, तो x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 है 8, तो 8 प्लस x2 है p, 8 प्लस p बटे 2। ये हो गया जब BD को हम विकर्ण लिए तो p का x निर्देशांक। अब चाहे विकर्ण BD लें चाहे AC विकर्ण लें, लेकिन दोनों तरफ से मेरा p का जो निर्देशांक x का आएगा वो बराबर आएगा। तो एक तरफ से आ गया 8 प्लस p बटे 2। अब ये बराबर हो जाएगा जो दूसरा AC विकर्ण को लेकर के जो हम x का निर्देशांक निकाले थे, तो ये हो गया मेरा 15 बटे 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 8 प्लस p बराबर हो गया 15, इसलिए p बराबर हो जाएगा 15 में से माइनस कर देंगे ये 8 को, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 7। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोल रहा है कि यदि r उसका निर्देशांक 5 6 है, बिंदुओं A एवं B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। r जो है वो AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि एक हो गया AB, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है B। A का निर्देशांक है 6 5, B का है 4 y। तो हमको निकालना है, यहाँ पे R है जो कि AB का मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक है 5 और 6। तो y का मान हमको निकालने बोल रहा है। तो जब ये R जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो A से R का दूरी और B से R का दूरी दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AR बराबर BR, AR बराबर BR, क्योंकि R है वो AB का मध्य बिंदु है। तो ये R हो जाएगा, ये दूरी सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम, तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर में रहेगा। तो यही फॉर्मूला हम AR का दूरी निकालने में लगाएंगे और फिर BR का दूरी निकालने में लगाएंगे। जब AR का दूरी हम पहले निकाल रहे हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 5 है, यहाँ पे है 6, तो हो जाएगा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पे 6 और y1 है 5, तो हो जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर में हो जाएगा बराबर,
फिर जब ये दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे बी आर का दूरी, तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये है x1y1, इसको मान लेते हैं x2y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये है y और यहाँ पे है 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये भी रूट में हो जाएगा। अब जब दोनों तरफ रूट है तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी रूट और इसका भी रूट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 6, तो ये हो जाएगा -1। अब -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 1, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस ये 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया 1 बराबर। अब इस साइड में यहाँ पे 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 1, प्लस में 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 6 को 2 से गुना करेंगे -2, तो यहाँ 12 हो जाएगा, -2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 6 है तो बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब इसको यहाँ प्लस में 36 है और यहाँ प्लस में 1 है, तो 36 और 1 जुट के 37 हो जाएगा। और इधर से 1 और 1 जो 2 है वो प्लस में, वो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। सबसे पहले ये 1 यहाँ और 1 यहाँ को ख़त्म कर दिए हम। अब 1 यहाँ जो बचा हुआ है वो जब इधर आएगा तो 36 के साथ में वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 35, तो यहाँ बच जाएगा मेरा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 बराबर 0। ये 36 में से ये 1 जाएगा इधर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 35। अब ये आ गया द्विघात समीकरण। अब इसको हल करके हमको निकालना होगा यहाँ पे y का मान। इसको हल करने के लिए थोड़ा मिटाते हैं इधर। अब हम अब इसको तोड़ते हैं। यहाँ 35 है, यहाँ 35 दिया हुआ है, लाना है गुना करके, और जोड़ने से आना चाहिए माइनस में 12। तो इसके लिए हम ले लेते हैं y स्क्वायर माइनस में यहाँ ले लेते हैं 7x, 7y ले लेते हैं एक, और एक 7 5 35। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा। y स्क्वायर माइनस 7y, और फिर ले लेते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे हम माइनस में एक 7 और 5 को अगर हम ले लें माइनस में 5y, तो 7 और 5 जुट के माइनस में 12 हो जाएगा जो यहाँ पे होना चाहिए। और दोनों को जब गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 7 5 35, तो प्लस में 35 भी आना चाहिए, तो ठीक हो गया मेरा 7 माइनस में और 5 भी माइनस में, इधर प्लस 35 बराबर 0। अब ये दोनों में से y कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 7, और यहाँ पे -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 7 बराबर 0। y माइनस 7 यहाँ भी, y माइनस 7 यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा y माइनस 7 और y माइनस 5 बराबर 0। अब इससे y माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 7, और जब y माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। तो y का मेरा आ जाएगा मान एक 7 और एक 5, यही दोनों इसका हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन में दिया है कि यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है
तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर हो, तब स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। एक स्तंभ दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको हम, ये स्तंभ है और इसका इधर छाया बन रहा है, यहाँ पे इधर प्रकाश इधर से पड़ रहा है। तो दिया है कि छाया की ऊंचाई 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। और छाया की स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है, ये स्तंभ है मेरा, ये हो गया स्तंभ। तो इधर से रोशनी पड़ रहा है तो इसका छाया यहाँ बन रहा है, वो छाया है दिया हुआ 20 मीटर है। तो स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। इसको अगर हम ये भी मान लिए, ये भी है स्तंभ, तो ये भी हमको निकालना है। तो ए बी सी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमको स्तंभ निकालना है। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार आता है tan में, तो यहाँ पे 60 डिग्री जब ये कोण दिया हुआ तो यहाँ पे ले लेंगे हम tan 60 डिग्री बराबर tan का होता है P/B, लंब बटे आधार। तो लंब है मेरा AB जो कि स्तंभ है, वही निकालना भी है। और BC है इसका आधार जो कि दिया हुआ है 20 है। तो यहाँ पे अब हम इसका रख देंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा AB/20। अब ये 20 है, √3 से गुना होगा तो ये AB बराबर आ जाएगा 20√3 मीटर। यही हो जाएगा स्तंभ की ऊंचाई। आगे दिया है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, एक घन है उसका विकर्ण है 6√3 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये घन है, इसका विकर्ण दिया है 6√3, विकर्ण ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये दिया है 6√3 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 × a², यानी 6 × भुजा स्क्वायर। तो घन का सबसे पहले विकर्ण जो है वो दिया हुआ है, घन का विकर्ण बराबर दिया है 6√3 सेंटीमीटर। अब घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है √3 × a, √3 गुना भुजा। तो √3 × a बराबर दे दिया है मेरा 6√3, तो इससे मेरा ये का मान निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा। अब ये √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी कट जाएगा, तो ये बराबर आ गया 6, यानी कि भुजा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। अब घन का जब भुजा निकल गया तो हमको आसानी से निकल जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है घन का 6 × a²। तो हो जाएगा 6 × a का मान मेरा 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब 36 को 6 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 216। तो इसका हो जाएगा 216 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। आगे क्वेश्चन में दिया है कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 है, तो x का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो जो यहाँ पे दिया है 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 हो जाता है इसका मान। तो 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, काहे कि कोसेक में स्क्वायर दिया हुआ है। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का हो जाएगा 2/1। तो 2/1 मतलब कि 2 हो गया, प्लस x × साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो जब साइन का स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, बराबर है
10। अभी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस ये √3 का स्क्वायर होगा तो रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 3, तो हो जाएगा 3x बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 बराबर इधर 10। अब ये 8 जो है वो प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x/4 और ये 10 में से 8 घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2। अब आ गया 3x/4 बराबर यहाँ है मेरा 2 बचा हुआ। अभी 4 और 2 इधर गुना हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और 2 गुना होकर हो जाएगा 8, तो ये x बराबर हो जाएगा 8/3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण निकालें। अब यहाँ पे कोण ही अगर निकालना है तो जो दिया है उसको हम पहले लिखते चलते हैं। एक स्तंभ है और इसका छाया है, ये इधर से धूप पड़ रहा है तो ये स्तंभ का, ये हो गया स्तंभ और ये हो गया छाया उसका, तो ये बी हो गया स्तंभ और AC हो गया छाया। तो स्तंभ की एक स्तंभ के छाया की लंबाई स्तंभ के ऊंचाई की √3 गुनी है। तो स्तंभ का ऊंचाई जो है उसको हम मान लेते हैं x, ऊंचाई x है तो दिया है कि छाया की लंबाई ऊंचाई की √3 गुनी है। तो छाया ये है मेरा AC जो है वो ऊंचाई का √3 गुना है, तो ऊंचाई x ले लिए तो ये हो जाएगा √3 × x। तो हमको ये थीटा निकालना है कि ये कितना डिग्री उन्नयन कोण सूर्य का है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि P और B का ही ज़रूरत पड़ रहा है, तो यहाँ पर अभी हम लेंगे tan थीटा बराबर होता है P/B लंब बटे आधार। तो P को हम x माने हुए हैं, यही है P, इसको x माने तो ये हो जाएगा x बटे B जो है आधार है मेरा √3x, तो ये हो गया √3x। अब ये x और x कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1/√3। तो यहाँ आ गया मेरा अब tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan में 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, तो जहाँ 1/√3 था उसके जगह पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब यहाँ एंगल जो निकालना था हमको उन्नयन कोण वो हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन में है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। एक समचतुर्भुज है, उसका दोनों विकर्ण दिया हुआ है, एक 6 है और एक 8 है। तो पूछ रहा है इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बनाते हैं एक समचतुर्भुज। पहले समचतुर्भुज जिसमें सभी भुजा चतुर्भुज का बराबर हो, चारों भुजा बराबर होगा। अब इसका विकर्ण दिया है 6 और 8, तो एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, ये है ABCD, एक समचतुर्भुज हो गया। अब इसका विकर्ण जो है वो एक दिया है 6 सेंटीमीटर और एक दिया है 8 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो एक दूसरे को लमसम विभाजित करता है। तो जब ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, और जब AC पूरा 8 है तो ये भी हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ जहाँ कट रहा है दोनों विकर्ण वहाँ अगर ओ मान लें तो ये हो गया COD। ये एक हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में जब ये वाला कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण नहीं हमको पता है, कर्ण ही निकालेंगे तो वही हो जाएगा, इस समचतुर्भुज का भुजा हो जाएगा। तो इसमें सामने वाला भुजा हो गया कर्ण, एक हो गया लंब, एक हो गया आधार। तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर हम जानते हैं H² बराबर P² प्लस B² होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमको निकालना है तो ये हो गया H² बराबर P²। ये होगी P है 3 तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस B है 4 तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो जाएगा 25। तो H² बराबर आ गया 25, तो H बराबर हो जाएगा रूट में 25, तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि ये 2 cos 90 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। 2 इंटू कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। और साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का हो जाता है 1। तो 2 इंटू 0 इंटू 1, कोई भी चीज़ हम जानते हैं जब 0 से किसी भी चीज़ को गुना करते हैं तो वो सबको 0 कर देता है, तो ये भी हो जाएगा 0। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे है यदि कॉस ये बराबर 1 हो तो ये का मान क्या होगा। कॉस ये बराबर है 1, 2 कॉस ये, 2 कॉस ये बराबर 1, तो ये का मान निकालना है। तो 2 कॉस ये बराबर 1 है तो कॉस ये बराबर हो जाएगा 1/2। ये 2 यहाँ पे जो गुना है इधर आके भागम हो जाएगा, तो यहाँ भागम हो गया। अब कॉस ये बराबर आ गया 1/2, तो 1/2 है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो 1/2 के जगह पे हम लिख दिए कॉस 60 डिग्री। तो ये हो गया कॉस ये बराबर कॉस 60 डिग्री, तो ये बराबर हो गया मेरा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आगे है क्वेश्चन, 2 गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है। 2 गोला है जिसका आयतन का अनुपात 8:27 दिया हुआ है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये हमको निकालना है। तो गोले का आयतन दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। एक गोला का मान लेते हैं त्रिज्या है स्मॉल आर, और दूसरा गोला जो है उसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा गोला का त्रिज्या मान ली हम कैपिटल आर है। तो यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया हुआ है 8/27। आयतन का फार्मूला दोनों का लगा दिए और ये हो गया दोनों का अनुपात दिया है 100। अब ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ बच गया स्मॉल आर और नीचे हो गया ये कैपिटल आर, ये इसका है क्यू, और इधर हो गया 8/27। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, क्या कि 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 होगा, तो ये हो गया 2/3 इसका होल पावर 3। अब r/r स्मॉल आर के बटे कैपिटल आर होल पावर 3 है यहाँ भी, और यहाँ 2/3 यहाँ भी होल पावर 3 है, तो इसका मतलब मेरा आ गया यहाँ पे स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर ये हो जाएगा 2/3। स्मॉल आर यानी कि 2 हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा 3। अब निकालना है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ये स्मॉल आर जिसका था त्रिज्या उसका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल,
और जिसका कैपिटल आर था उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। अब ये 4π और 4π कट जाएगा, बच गया स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इसका स्क्वायर। अब स्मॉल आर बटे कैपिटल आर ये है 2/3, 2:3 है, तो ये हो गया 2/3 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:9। यह है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये निकालना है। कोई गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 144 पाई, तो इसका हमको निकालना है त्रिज्या। ये त्रिज्या हमको निकालना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये है 144 पाई, ये दिया हुआ है। गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर दिया हुआ है 144 पाई, ये दिया है। अब पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, कट जाएगा। ये 4 है यहाँ पे गुना में, भी यहाँ इधर के भागम हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा r² बराबर 144/4। तो हमको r निकालना है, तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर आके रूट हो जाएगा, तो 144/4 यहाँ पे रूट हो जाएगा इस पर। 144 का वर्गमूल 12 और 4 का वर्गमूल 2, तो 12/2 ये हो गया 6। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कोई भी दो वृत्त है, ये दोनों वृत्त है, ये दोनों के केंद्र के बीच का जो दूरी है वो उनकी त्रिज्या के योग के बराबर है। जैसे इसका केंद्र हो गया यहाँ पे और इसका केंद्र हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों के केंद्र के बीच का दूरी इसके त्रिज्या के योग के बराबर है। त्रिज्या का योग के बराबर है कहने का मतलब है कि इसका त्रिज्या हो गया यहाँ से इतना दूर और इसका त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों का त्रिज्या को जोड़ने से जितना होगा वही है दोनों के केंद्र का बीच का दूरी, यानी दोनों ये जो वृत्त है ये एक दूसरे से टच किया हुआ, सटा हुआ है। तो इसका कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, तो इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा देखते हैं कि कितना हो जाएगा। ये एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, दूसरा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो जाएगा और तीसरा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। तो इसका कुल 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगा। आगे है वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कोई भी वृत्त है, इसका अगर सिर्फ एक बिंदु से अगर कोई रेखा गुजरेगा तो उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा नहीं होगा, क्योंकि छेदक रेखा वृत्त को काटते हुए जो गुजरता है, छेद कर देता है इस पार से उस पार, तो ये 2 बिंदु पर इसको काटेगा। दूसरा है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे टच करेगा। तो पूछ रहा था कि वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो एक ही वृत्त का एक ही बिंदु से गुजर रहा है ये रेखा, तो वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। आगे दिया है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। 5 है लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरा। इस डिब्बे में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा हरा नहीं होगा। हरा नहीं होगा, क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लेना, पहले हरा नहीं दिया है, हरा वाला होने का प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, हरा नहीं होने का प्रायिकता। तो दिया हुआ है कि 5 लाल है, मतलब 5 हो गया
रेड वाला, और 8 है सफ़ेद, तो 8 हो गया वाइट वाला, और 4 हो गया ग्रीन वाला। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 8 13 और 4 17, कुल है इसमें 17 कच्चे। अब इसमें से एक कच्चा को अगर निकाला जाता है बाहर, तब वो हरा नहीं होगा, इसका क्या प्रायिकता होगा? तो टोटल इसमें है 17, तो हरा नहीं, प्रोबेबिलिटी जो हमको निकालना है वो हरा नहीं का निकालना है। तो हरा नहीं होने के लिए कितना हो जाएगा इसका? तो हरा वाला टोटल है 4, तो इसमें जब 4 हरा है तो हरा नहीं का प्रायिकता निकालना है, तो निकालने को हो जाएगा, ऊपर में हो जाता है इसका प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे कुल परिणाम 17 है, कुल 17 बॉल है, उसमें 17 कच्चा है, तो ये नीचे कुल परिणाम हो जाएगा 17। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल क्या है कि हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा वाला है कुल 4, 17 में से 4 है हरा रंग का, तो वो 4 को हटा देंगे, तब जो बचेगा वो सब अनुकूल वाला ही होगा, काहे कि 4 ही है हरा, और हमको चाहिए हरा नहीं, तो 17 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 13। तो हरा नहीं होने का प्रायिकता हो जाएगा 13/17। आगे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए संचयी बारंबारता वक्र के ग्राफ से वर्ग अंतराल 60 से 80 का बारंबारता लिखिए। एक संचयी बारंबारता का दिया हुआ है यहाँ पे वक्र, इसका ग्राफ दिया है, एक साइड है वर्ग अंतराल और एक साइड है संचयी बारंबारता। तो इसमें जो वर्ग अंतराल 60 से 80 वाला जो वर्ग अंतराल है, इसका बारंबारता कितना होगा ये लिखना है। 60 से 80 का संचयी बारंबारता नहीं लिखना है, बारंबारता पूछ रहा है। तो बारंबारता के लिए क्या है कि जैसे 60 पर, ये वाला 60 पर है संचय बारंबारता 20, और 80 पर जो है वो 80 पर है इसका बारंबारता, 80 पर भी 20 है, इसीलिए इसका ग्राफ यहाँ पे सीधा चला हुआ है, यानी कि यहाँ पे 20 था, यहाँ पर भी 20 है संचय बारंबारता, कुछ भी यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ बढ़ा नहीं है। तो संचय बारंबारता दिया हुआ, हमको बारंबारता निकालना है, तो बारंबारता के लिए इसका अगर संचय बारंबारता का हमको बारंबारता निकालना है, तो यहाँ से पहले वाला जितना भी बारंबारता है वो सभी को घटा देंगे। तो यहाँ पे हमको 60 से 80 का निकालना है, तो यहाँ पे है 20, यहाँ पे भी है 20, तो ये 20 में से 20 को घटा देंगे, तो यहाँ पे संचय बारंबारता इसका हो जाएगा 0। यही अगर हमको पूछता कि 40 से 60 का वर्ग, 40 से 60 वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना होगा, तो 40 से 60 का पूछता, तो 40 पर था संचय बारंबारता 15, और ये 60 वाला पर जब आया तो यहाँ पे हो गया संचय बारंबारता 20, तो 20 में से 15 को घटा देते तो यहाँ पे हो जाता मेरा 5। तो 40 से 60 वाला में बारंबारता पूछता, तो यहाँ पे हो जाता मेरा, ये 20 में 15 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5, वो हो जाएगा बारंबारता। ये 15 और 20 संचय बारंबारता दिया है, तो यहाँ 20 में से 15 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 5 इसका 12। लेकिन यहाँ पे 60 से 80 का पूछ रहा है हमको, तो 60 पर भी संचय बारंबारता 20 है और 80 पर भी संचय बारंबारता 20 है, तो ये 20 में से 20 को घटाएंगे तो हम बारंबारता हो जाएगा 0। आगे दिया है क्वेश्चन कि पीहू दो भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। पीहू कोई है, वो दो सिक्का को, अलग अलग दो सिक्का है, उसको एक ही साथ में उछाल रही है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित प्राप्त करेगी। एक चित यानी कि कम से कम एक हेड, दो सिक्का को उछाल रही है वो, तो कम से कम एक पर हेड आ जाए, इसका क्या प्रायिकता है। तो इसको निकालने के लिए जब वो दो सिक्का को उछाल रही है,
तो दो सिक्का में आ क्या क्या सकता है, हो सकता है कि दोनों सिक्का में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है एक। दूसरा हो सकता है कि एक में हेड और एक में टेल आ जाए। तीसरा क्या हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, दोनों में टेल टेल आ जाए। फिर हो सकता है कि पहला में हेड और दूसरा में, पहला में हेड ले चुके हैं तो पहला में टेल दूसरा में हेड, ऐसा आ सकता है। ये चार संभावित परिणाम इसका होगा। पहला में हेड दूसरा में भी हेड, पहला में हेड दूसरा में टेल, पहला में टेल दूसरा में भी टेल, पहला में टेल दूसरा में हेड, यही चारों में से कुछ होगा। तो यहाँ पे कुल परिणाम हो जाएगा 1 2 3 4, कुल हो जाएगा 4। अरे अनुकूल परिणाम कितना होगा, अनुकूल के लिए क्या है हमको, अनुकूल क्या है मेरा कि कम से कम एक चित यानी कि हेड, कम से कम एक हेड हो। तो कम से कम एक हेड किस में है, इसमें है कम से कम एक हेड, इसमें भी है कम से कम एक हेड, इसमें तो दोनों ये हेड है, हमको तो कम से कम एक ही चाहिए। तो एक कम से कम तो है इसमें भी, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। तो कम से कम एक हेड आने का हो जाएगा प्रायिकता 3/4, यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे पूछ रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता लाल रंग का बादशाह और दूसरा में ईंट का बेगम होगी। 52 गो पत्ता रहता है ताश वाला, उसको फेंट करके अच्छी तरह से एक पत्ता निकाल रहा है। तो 52 में से एक पत्ता को अगर निकालेंगे तो वो लाल रंग का बादशाह ही निकलेगा, इसका प्रायिकता क्या होगा। तो इसके लिए कुल यहाँ पे परिणाम है वो हो जाएगा 52 पत्ता है, तो कुल परिणाम हो जाएगा 52। अब अनुकूल परिणाम, अनुकूल तो लाल रंग का बादशाह हमको चाहिए, तो लाल रंग का बादशाह जो है वो कुल 52 पत्ता में से सिर्फ 2 बादशाह होता है लाल रंग का, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 2 और कुल परिणाम हो जाएगा 52। तो यही हो जाएगा लाल रंग का बादशाह का परिणाम, प्रोबेबिलिटी, लाल रंग का बादशाह। दूसरा में पूछ रहा है ईंट की बेगम, तो प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना है ईंट की बेगम, ईंट का बेगम का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो ईंट का बेगम जो होता है 52 पत्ता में से सिर्फ एक रहता है वो, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल हो जाएगा 52, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/52। आगे में पूछ रहा है x माइनस ये एक्स और x प्लस ये का माध्य ज्ञात कीजिए। 3 आंकड़ा दिया है, इसका माध्य निकालना है हमको। तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ करके कुल जितना आंकड़ा रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे है एक x माइनस ये, एक x और एक है x प्लस ये। तो इसका जब माध्य निकालना है तो ये सभी को जोड़ देंगे, तो ये x माइनस ये प्लस, दूसरा है x प्लस, तीसरा है x प्लस ए, तो तीनों को जोड़ देंगे और कुल कितना है 1 2 3, तो ये 3 से भाग दे देंगे। अब x माइनस ये, यहाँ पे गलत हो गया है, ये हो जाएगा x माइनस ये, यहाँ पे x माइनस ये था तो x माइनस ये हो गया। अब ये यहाँ पे है माइनस में, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, कट जाएगा।
तो बच गया क्या, एक्स प्लस एक्स, 3 बार है एक्स बचा हुआ तो 3x हो जाएगा बट्टे 3। अब ये 3 और 3 कट जाएगा तो हो जाएगा इसका माध्य x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये। आगे में दिया है कि यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 हो तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका कभी फॉर्मूला पूछता है और इस यहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ है, तो अगर इसका याद होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा और नहीं याद होगा तो इसको याद कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या है कि 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, ये होता है। बहुत बार ये फॉर्मूला ही पूछ देता है कि कौन सही है, इसी तरह का 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से कौन सही है ये पूछ देता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से पूछ दिया, इसको माध्य माध्यिका दे दिया तो बहुलक निकालने बोल दिया है। तो जो जो दिया है उसका मान बैठा देंगे, जो निकालना है वो आराम से निकल जाएगा। 3 गुने माध्यक तो है 3 गुने माध्यक यानी कि माध्यिका, तो माध्यिका 50 दिया हुआ है तो हो जाएगा 3 गुने 50 बराबर बहुलक हमको निकालना ही है तो यहाँ बहुलक का हम रहने देंगे, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, माध्य दिया हुआ है 60 तो हो जाएगा 2 गुने 60। अब 50 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 150, और ये 60 और को 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, जो प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा -120 बराबर हो गया बहुलक। तो बहुलक बराबर कितना आ गया, 150 में से 120 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, तो बहुलक आ गया 30। यही आंसर हो जाएगा। आगे दिया है 32 नंबर क्वेश्चन में, प्रत्यक्ष विधि क्या ज्ञात करने की एक विधि है। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग निकालते हैं माध्य को निकालते हैं, माध्य निकालने का एक विधि है प्रत्यक्ष विधि, याद रखना है उसको। आगे है कि चर दिया है 0 1 2 3 4 5 6, बारंबारता है 1 3 9 7 करके दिया हुआ है सब। उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक है, इस आंकड़ा का बहुलक क्या होगा। बहुत अच्छा से सोच समझ के इसका जवाब देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो इसमें बारंबारता सबका दिया हुआ है, बहुलक क्या होगा ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता जो रहता है, सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे 9 है, तो सबसे अधिक बारंबारता जिसका है वही होगा यहाँ पे उसी बहुलक। तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ 9 है, तो 9 को तुरंत नहीं टिक लगा देना है कि यही हो जाएगा बहुलक। 9 है अधिक बारंबारता, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक बार 2 आया हुआ है, 2 जो है वो कुल 9 बार आया है, और 3 है वो 7 बार आया है, 4 है वो सिर्फ 1 बार आया है, 5 है वो 6 बार आया है, 6 है वो 5 बार आया है। तो सबसे अधिक बार जो आया रहता है वही होता है बारंबार। तो सबसे अधिक बार 9 बार आया है, तो कौन आया है 9 बार, तो 2 आया हुआ है, तो इसका आंसर 2 होगा, ना कि 9 को मार देना है। ठीक, तो यहाँ पे बारंबार इसका बहुलक हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, काहे कि 2 आया है सबसे अधिक बार, इसका बहुलक हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन में है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। ये तीनों जो है वो समांतर श्रेणी में है, 3 पद दिया हुआ है, ये तीनों समांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालना है। तो समांतर श्रेणी में हम जानते हैं
कि सार अंतर हमेशा बराबर होता है। सार अंतर मतलब कि दूसरा पद में से पहला वाला पद को घटाना है, आगे पद में से पिछला पद को माइनस करना है। तो कहीं पर भी ये सार अंतर निकालेंगे सब जगह ये समान आएगा, तभी वो एपी में समांतर श्रेणी में कहलाता है। तो जब यहाँ दे दिया कि समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब यहाँ पे सार अंतर हमेशा बराबर आएगा। तो ये दोनों के बीच का सार अंतर निकालने के लिए इसमें से हम घटाएंगे इसको, तो जो सार अंतर इसमें इसको घटाने से आएगा वही सार अंतर इसमें से इसको भी घटाने से आएगा, क्योंकि ये एपी में दिया हुआ है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, फिर यहाँ पे ये दोनों के बीच निकालना है तो ये दूसरा पद में से इस पहला पद को घटाएंगे, तो सार अंतर दोनों में सेम आएगा, ये एपी में है। तो यहाँ पे दे दिया है जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका सार अंतर समान होगा। तो दिया है मेरा x+2, एक है 3x और एक है 4x+1, ये सब है एपी में समांतर श्रेणी में। तो एपी में है क्या कि सार अंतर बराबर होता है, तो ये दोनों के बीच का सार अंतर निकालने के लिए डी जो निकालते हैं सार अंतर वो होता है A2 - A1, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद हो गया 3x, इसमें से माइनस करेंगे x+2 को। तो जब माइनस करना घटाना है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। तो ये जो सार अंतर है वो बराबर होगा, ये दोनों के बीच का जो सार अंतर होगा उसके भी बराबर होगा, क्योंकि एपी में सभी सार अंतर बराबर होता है। तो इधर ये दोनों के बीच का सार अंतर निकालने के लिए इसमें घटाएंगे इसको, तो इधर हो जाएगा 4x+1, इसमें माइनस करेंगे 3x को। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के बाहर में जब माइनस है तो ये जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, और इधर हो गया 4x में 3x चल जाएगा, तो सिर्फ एक तो x बचा हुआ रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा x+1 का +1 हो गया। अब 3x में एक x यहाँ पे चल गया तो इधर हो जाएगा 2x, और ये एक x जो यहाँ पे था प्लस में वो उसको इधर हम ले आएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में x, अरे 1 जहाँ था वो वहीं रहने दिए, और 2 यहाँ माइनस में है वो इधर आकर के हो जाएगा +2। तो 2x में एक x को घटाएंगे तो एक x बचेगा, और ये 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे x का मान आ गया मेरा 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन में कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी हो गया इसका मिनट का सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर का लंबा है, और ये 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा वो निकालना है 5 मिनट में। तो हम जानते हैं कि मिनट का सुई जो है वो टोटल 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेता है। 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटा में एक बार यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँच जाता है, मतलब कि ये 360 डिग्री 1 घंटा में पूरा करता है। तो 60 मिनट में ये बनाता है 360 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में हो जाएगा 360/60 डिग्री, और यहाँ पे 5 मिनट में निकालना है तो 5 मिनट में हो जाएगा 360/60 × 5। इसको काटेंगे तो ये 0 0 ख़त्म, ये 6 से काटेंगे 36, और 6 और 5 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। तो 5 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाएगा। तो अब हमको निकालना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो 5 मिनट में इतना दूरी तय किया इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये एक त्रिज्यखंड हो गया, ये त्रिज्या और ये चाप के बीच में बन रहा है, तो यह हो गया त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई का हो गया 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर है इसका दिया हुआ कि 14 सेंटीमीटर है ये सुई, तो 14 गुने 14 पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा 30 डिग्री आया है, 30/360। अब इसी को ही सॉल्व करेंगे, इससे जो मान आएगा वही हो जाएगा। ये 30 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 12 तिया 36, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 2 से काटेंगे इसको 6 हो जाएगा, और ये इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको तो 3 होगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 7 होगा। अब ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 22 और 7 ऊपर में बच गया। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 154 बटे नीचे हो जाएगा 3। वही हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। आगे है क्वेश्चन कि डी व्यास वाले वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसका व्यास है डी, तो ये हो गया डी है इस वृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इतना का क्षेत्रफल। तो जब व्यास डी है तो त्रिज्या हो जाएगा d/2। व्यास बराबर दिया है डी, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2 यानी कि d/2। अब अर्धवृत्त का निकालना है हमको क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका हो जाएगा आधा, 1/2 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 1/2 पाई का पाई हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितना है d/2 है, तो हो जाएगा d/2 का स्क्वायर। तो d का स्क्वायर, तो ये d ही रह जाएगा, तो हो गया पाई d स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 दूनी 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 पाई d स्क्वायर बाय 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। आगे है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर करके है, के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। जो ये दोनों घन है इसका संगत फलक को यहाँ पे मिला दिया और एक ठोस जो बना वो बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इससे जो घनाभ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए इसको दो घन है, प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर दिया है 64। अब घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, तो भुजा क्यू बराबर हो गया 64। 64 को लिखेंगे 4 का पावर 3, इसलिए कि 4 का पावर 3 का हो जाएगा 4 चक 16 और 16 चक 64। तो ये क्यू बराबर ये हो जाएगा 4Q, यहाँ भी क्यू यहाँ भी ये क्यू खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर 4। मतलब घन का भुजा आ गया मेरा 4। दोनों घन जो है इसका भुजा होगा 4 दोनों बराबर था। अब ये दोनों को मिला करके जब घनाभ बनाया गया
तो ये घनाभ का लंबाई जो एल है वो हो जाएगा 4 और 4, ये दोनों मिल करके लंबाई इसका अब हो जाएगा 8, लंबाई 8 हो जाएगा। और चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 4 ही रहेगा, चौड़ाई इसका 4 रहेगा और ऊंचाई भी 4 ही रहेगा। सिर्फ लंबाई इसका दोनों मिल करके हो जाएगा 8। तो ये घनाभ का लंबाई हो जाएगा एल बराबर 8 हो जाएगा, और चौड़ाई बी है वो 4 ही रहेगा, और ऊंचाई एच भी 4 ही रहेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। अब ये जो घनाभ बना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब सभी का मान बैठा देंगे, इसी से निकल जाएगा। एल इंटू बी, एल है 8, बी है 4, तो ये हो जाएगा 8 और 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32, प्लस बी इंटू एच, बी है 4, एच भी है 4, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। एच इंटू एल, एच है 4, एल है 8, तो 4 और 8 गुना करेंगे 32 हो जाएगा। अब ये सभी को जोड़ देना है, 32 और 32 से 64 हो जाएगा, और 70 80 हो जाएगा। ये 80 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 160, तो यही हो जाएगा इसका 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 2, 3, 5, 7, 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हमको या तो घटते हुए या तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना होगा। ये तो ये सही दिया हुआ है, ये 2 के बाद 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ये तो खुद ही बढ़ते में दिया हुआ है। लेकिन अगर ये कहीं पहले 5 रहता फिर 3 रहता तो उसको हम पहले सजा लेते, चाहे घटते में सजावें चाहे बढ़ते में सजावें, लेकिन पहले हम उसको सजा लेते। तो यहाँ जब सजा घटते में, यहाँ बढ़ते में ही सजाया हुआ है, तो अब हम उसके बाद का प्रक्रिया करेंगे। इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका मतलब ये बीचों बीच में इसका कौन आएगा। तो जब यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 दिया हुआ है, तो इसका बीचों बीच में यहाँ पे देखेंगे तो इधर से अगर इसको हम हटा दें, यहाँ से इसको हटा दें, एक तो दोनों तरफ से हट गया, फिर इधर से दूसरा हटा दें, इधर से भी दूसरा, तो बीच में बच गया मेरा 5। तो इसका हो जाएगा माध्यिका वही बीच वाला ही हो जाएगा। जैसे दिया है यहाँ पे, पहले इसको घटते या तो बढ़ते में सजाना रहता है, तो ये सजाया हुआ है, तो इधर से पहले हम एक इसको हटाए, इधर से इसको हटाए, फिर इधर से इसको हटाए, इधर से इसको हटाए। अब बीच में जो बच गया 5, यही हो जाएगा इसका माध्यिका। अब अगर रहता कि अगर ये जैसे 1, 2, 3, 4, 5 था, अगर 6 रहता यहाँ पे कुल, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, उसके बाद अगर 10 रहता तो हो गया कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। अब इसमें जब हम बीच में अगर देखें कि अगर हम इधर से इसको हटावें, यहाँ पे इधर से इसको हटावें, इधर से इसको हटावें, इधर से इसको हटावें, तो बीच में अब 2 ठो बच गया। तो अब माध्यिका क्या होगा। यहाँ पर तो बीच में 1 बचा तो माध्यिका वही हो गया, लेकिन अगर बीच में जब 2 बच जाएगा तो इसका माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों बचा हुआ रहेगा वो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। तो 7 और 5 ये हो गया 12/2, यानी कि हो गया 6। तो इसका माध्यिका हो जाएगा 6। अगला है कि बिंदु P x y कि मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगा। एक बिंदु है P x y है, उसका निर्देशांक
अब इस बिंदु का मूल बिंदु 0 0 होता है, वहाँ से इस बिंदु का दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। अब यहाँ से एक बिंदु दिया हुआ है P, इसका निर्देशांक है x y। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला। तो ये हम जानते हैं कि दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 है x, यह है 0। तो ये हो जाएगा दूरी सूत्र से x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये x में 0 को हटाएंगे, माइनस करेंगे तो x ही हो जाएगा। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y में 0 लेस होगा तो y ही रह जाएगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दिया है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको माइनस नहीं टिक कर देना है, सोच समझ के करना है। अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई भी वृत्त है, इसका अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इस वृत्त को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, 0 1 2 सभी। तो किसी भी वृत्त में हम जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तब वो सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये स्पर्श रेखा खींचे तो ये वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर ही, यहीं पर ही टच करेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे भी इस तरह का प्रैक्टिस से देते रहेंगे, क्योंकि अब तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी होगी। तो उस सेट को खुद से भी सॉल्व करके और पहले देखना है। तो आगे वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि वो भी इससे तैयारी अपना आंकड़ा ले सके। और नया जब वीडियो दूसरा आएगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।